मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। क्योंकि इस त्रिकोणमितीय समीकरण वाले टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। पहले चीज़ हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं और त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल हम किस किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय समीकरण है, ठीक। तो त्रिकोणमितीय समीकरण हम कहते किसे हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित समीकरण, पर आधारित समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। तो डेफिनेशन पता चल गई क्या है कि त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित समीकरण हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण, अर्थात ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद होंगे। तो ऐसा समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स ले लिया, तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब मैं कहूँ कि ये हमारा त्रिकोणमितीय, क्यों, साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, इधर भी वेरिएबल एक्स है, इधर भी वेरिएबल एक्स है नहीं। तो त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित समीकरण हमारे क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कॉस 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 कह दिया, तो ये भी तो एक त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित समीकरण है नहीं। ऐसे मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, है नहीं, इक्वल, या 2 कॉस एक्स इक्वल 0 लिख दिया। तो क्या ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि हर इक्वेशन में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन एक्स बराबर 1/2, क्या यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण है कि नहीं है। मैंने आपसे कहा साइन एक्स बराबर 1/2 एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। क्यों, क्योंकि इस एक्स वेरिएबल पर इस साइन फंक्शन ने कितनी वैल्यू दे रखी है, 1/2 वैल्यू दे रखी है। तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स तो यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल का मतलब एक चर राशि है, अर्थात साइन फंक्शन में किस एक्स के लिए 1/2 मान होता है, यही तो है। तो इसका मतलब ऐसे जो हमारे इक्वेशन बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण बनेंगे, अर्थात जिसके अंदर त्रिकोणमितीय फलन मौजूद होंगे, ठीक। तो ये तो क्लियर है ना, ये तो सबको क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल, ठीक है। तो हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को कैसे कैसे हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम एक बेसिक नॉलेज पर आते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट हमको एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, अभी हम बड़े इक्वेशनों पर नहीं चलते हैं। अगर हमको दे रखा है साइन एक्स इक्वल 1/2 दे रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो इस समीकरण को हल करें। तो इस समीकरण को हल करने का मतलब किसी भी समीकरण में उपस्थित चर राशि की वैल्यू निकालनी है, अर्थात इस इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल टर्म है। इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल टर्म है वो मेरा एक्स है, तो आपने एक्स का मान ज्ञात करना है। तो साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें, जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 होती है, वही तो वो हल करना है। अर्थात एक्स का ऐसा मान रखेंगे जिसको यहाँ रखने पर उसकी साइन फंक्शन में वैल्यू क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं ग्राफ की ओर, ठीक है। तो आपको पता है साइन में जो पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक पहले चतुर्थांश में आती है, एक दूसरे चतुर्थांश में आती है, पढ़ा होगा ना। तो आपने पढ़ा होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये एंगल मेरा है 30, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, साइन एक्स बराबर 1/2 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद साइन अगर 150 अंश का मान निकालो, ये जो वैल्यू है ये हमारी π/6 है, अभी कितनी है, ये एंगल जो है π/6 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे पाई माइनस π/6, तो कितना आ जाएगा 5π/6। तो इसका मतलब इस x का क्या क्या मान हो सकता है, मैं यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। तो x की पॉसिबल वैल्यू पहली π/6 हो गई,
तो साइन पाई बाई 6 का मान निकालेंगे तो 1/2 हो गया, और साइन पाई बाई 5 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालेंगे, आप निकाल के चेक भी करते रहेंगे, चेक भी कर, ठीक है, चेक करें फटाफट। तो 5 पाई बाई 6 की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो एक्स के हमारे कितने मान निकल गए, 2 निकल गए। अब फिर क्या हुआ, ये एंगल घूम गया, देखिए घूम के दोबारा यहाँ आ गया, कितना चक्रण पूरा हो गया, 360 का एक सर्किल पूरा हो गया ना। अब 360 का यदि चक्रण पूरा हो गया तो यहाँ से फिर से ये एंगल फिर जीरो वाली पोजीशन पर आ गया, देखिए, क्योंकि ये एंगल जीरो भी हुआ, 2 पाई भी हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2। अगर एक चक्रण पूरा करने के बाद दोबारा कोण किस पोजीशन पर पहुंच जाता है, या तो उस पोजीशन पर जहाँ पर 2 पाई है वहीं पर तो जीरो भी है, अर्थात 2 पाई का इंडिकेशन मीन्स जीरो, ठीक है, अर्थात एक चक्र पूरा हो चुका है, अर्थात उसी प्रारंभिक रेखा पर आ गया, ठीक है। तो कोण तो 360 का तो बन गया, अर्थात प्रारंभिक स्थिति से जो घूर्णन हो गया वो 360 डिग्री का हुआ, तो फिर पहुंच कहाँ पर गया, जीरो पर पहुंच गया। फिर उसके बाद ऊपर को उठा तो फिर यहाँ पर पहुंच गया। तो अब फिर से ये एंगल कितने का हुआ, इसके आगे लिखने, तो ये एंगल कितने को शो करेगा, ये पूरे का पूरा एंगल पाई बाई 6 में 2 पाई ऐड कर देंगे, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 किया तो 6 दूना 12 और 1 13, तो इस जगह पर वैल्यू कितनी हुई, 13 पाई बट्टा 2 भी हो गई, 13 पाई बट्टा 6 होगी, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 13 पाई बट्टा 6 का मान निकालेंगे वो भी 1/2 आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे ये एंगल यहाँ से घूम के यहाँ चले गया, देखिए यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर अगर वैल्यू आएगी तो फिर से इस चतुर्थांश में देखिए ये फिर से कितना बन गया, अरे 5 पाई बाई 6 तो बन गया, क्योंकि ये, लेकिन देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल 5 पाई बाई 6 है, बट एक रोटेशन कंप्लीट किया है, 2 पाई इसने एक्स्ट्रा रोटेट किया है, तो कितना हो गया इस एंगल पर दूसरी वैल्यू, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो कितना आएगा, 6 दूना 12 और 12 और 5 कितना हो गया, 17, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 17 पाई बट्टा 2 भी हो गई। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 17 पाई बट्टा 2 भी हो गई। अब ये वैल्यू रुकेगी कभी नहीं, ये तो चलते रहेगी, देखिए आगे को ये रोटेशन तो हमारे चलते जाएंगे, अर्थात ये रोटेशन में जहां जहां पर यह रोटेशन ग्राफ इनको काटेगा, ये देखिए ये, वहां वहां पर वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, 1/2 वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी आगे को चलते जा रही है, बहुत सारे हमको एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगे आगे, क्योंकि ये तो चक्रण चलते रहेगा युग युगों तक का, आपके सदियां खत्म हो जाएंगी बट ये घूमना बंद नहीं करेगा, अर्थात एंगल आपको मिलते रहेंगे अनंत काल तक मिलते रहेंगे, अर्थात इनफाइनाइट वैल्यू आ गई एक्स की, यहाँ पर मिल गई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको किसके प्राप्त हो रहे हैं, कहने का मतलब है एक्स के प्राप्त हो रहे हैं ना। तो इसलिए जो त्रिकोणमितीय समीकरणों का जो हल है वो हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के हल निकालते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों का जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सीख रहे हैं वो कितने प्रकार का हल सीख रहे हैं, 2 प्रकार का, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल, तो पहला हल होगा इसका मुख्य हल, कैसा हल है, मुख्य हल। इस मुख्य हल को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हैं कि जब भी मेरा रोटेशन चल रहा है तो रोटेशन चलने का मतलब घूम तो इन्हीं 4 चतुर्थांशों में रहा है एंगल। देखिए अगर मैंने एक 360 अंश के कोण के 4 बराबर भाग किए तो रोटेशन करते हुए जो एंगल जा रहा वो या तो पहले में जाएगा, अरे कोई भी रोटेशन हो, आप 10 चक्र घूम जाओ, या तो पहले में जाओगे या दूसरे में जाओगे या तीसरे में जाओगे या चौथे में जाओगे या इन्हीं अक्षों पर आ जाओगे, कहीं इससे बाहर निकल जा रहे हैं क्या। अगर माना मैं कहूँ कि 1 करोड़ 50 अंश का कोण निकाल लो, तो 1 करोड़ 50 अंश का कोण या तो इस चतुर्थांश में होगा या इधर आएगा या इधर आएगा या इधर आएगा या एक्स अक्ष वाले उसमें आएगा या वाई अक्ष वाली लाइन में आएगा, तो इससे बाहर चले जाएगा, इसकी परिधि से नहीं जाएगा, बल्कि इसी चतुर्थांश के अंदर हमको वह कोण क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इसलिए जो मुख्य हल होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा इन 4 चतुर्थांशों के अंदर ही हमको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, है नहीं, किसी त्रिकोणमितीय फलन का, किसी त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य हल वह हल
होगा जो 0,2 पाई। अब 0,2 पाई क्यों कहा? क्योंकि मैंने क्या कहा, इन चारों चतुर्थांशों में कहीं भी मिल सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर क्या हो गया 3π/2 हुआ, और यहाँ पर फिर से क्या आ गया 2 पाई। तो इसका मतलब या तो मुख्य हल हमको इस x अक्ष पर मिलेगा, या इसके बीच में मिलेगा, या इस रेखा पर मिलेगा, या यहाँ पर मिलेगा, या इस चतुर्थांश में मिलेगा, या यहाँ पर मिलेगा, या यहाँ मिलेगा, है नहीं। तो मुख्य हल जो मिलेगा या तो पहले चतुर्थांश में होगा, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, या इस x अक्ष वाली लाइन में, या इस वर्टिकल लाइन में। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब इस चारों के चारों पार्ट, ये टोटल पार्ट मिलके मेरा क्या बन जा रहा है, 0 से लेकर के 2 पाई तक का एक बंद अंतराल बन गया। तो इसका मतलब जो मुख्य हल मिलेगा वो 0,2 पाई के ही अंतराल के अंदर हमको प्राप्त होगा, अर्थात इसी पूरे के पूरे एक घूर्णन के अंदर ही हमको क्या मिलेगा, प्राप्त होगा। तो क्या लिखा, किसी त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य हल वह हल होगा जो 0,2 पाई के अंतराल के अंदर में हो। तो क्लियर? तो अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए कि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल ज्ञात करें, तो मुख्य हल ज्ञात करने के लिए आपको एक ऐसा हल निकालना है जो 0 से 2 पाई के इंटरवल में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं sin x = 1/2 कह दूं, तो इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मुख्य हल को निरूपित करेगी? अभी हमने बताया था, एक वैल्यू होगी π/6, एक वैल्यू होगी 5π/6 होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था, देखिए ये एक हल आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। इसके बाद जो भी हल मिलेंगे वो हमको 360 क्रॉस करने के बाद मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो इसलिए मुख्य हल हमको किस इंटरवल में मिला, 0 से 2 पाई तक के इंटरवल में मिल गया। क्लियर? ठीक, तो इसको नोट करते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्रिकोणमितीय फलन समीकरणों का दूसरा हल। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का दूसरा हल जो है वो हमारा है व्यापक हल। इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, देखिए माना हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर यही एंगल एक यहाँ पर लेता हूँ, तो ये जो एंगल की वैल्यू है ये अगर 30 अंश में है, तो एक राउंड पूरा करने के बाद यहाँ पर भी तो होगी, फिर एक राउंड पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर भी होगी ना। ऐसी इधर जो वैल्यू आ रही है वो इधर भी आ गई। सपोज दैट हमने वो लिया था sin x बराबर क्या लिया हुआ, एग्जाम्पल 1/2 लिया है नहीं। तो इसका मतलब इधर पर देखिए ये वैल्यू 30 की भी वैल्यू 1/2 है, 150 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 है। फिर 360 का एक चक्रण पूरा करने के बाद 390 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 है कि नहीं। फिर 390 के बाद फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अर्थात 150 में 360 जोड़ा तो कितना होगा, 510 अंश। 510 अंश की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 ही है कि नहीं। तो इसका मतलब व्यापक हल एक ऐसा हल होगा जो समस्त घूर्णनों के द्वारा प्राप्त जो कोण है उनके सारे के सारे मानों को क्या करेगा, निरूपित करेगा, अर्थात हर वैल्यू को निकाल देगा। आपके जो इनफाइनाइट तक की वैल्यू जाएंगी, अर्थात हर पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो हम व्यापक हल के लिए क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। त्रिकोणमितीय समीकरण का जनरल सॉल्यूशन जो है, व्यापक हल समस्त घूर्णन, सभी घूर्णनों के द्वारा, घूर्णन समझते हो, अरे जब एंगल घूमते रहेगा किसी भी डायरेक्शन में हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए भी होगा, नेगेटिव के लिए भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ये पढ़ा है ना। ठीक, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल सभी घूर्णनों के द्वारा प्राप्त मानों को प्रदर्शित करता है, अर्थात समस्त घूर्णन। समझ गए, घूर्णन का मतलब जब ये कोण घूमते रहेगा, ये कोण घूमने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा है, देखो ये रेखा हमारी कितने डिग्री की है, ये रेखा हमारी कितने डिग्री की है, 30 डिग्री की है। अब इस 30 डिग्री में घूर्णन होते हुए इस 30 डिग्री की रेखा को घूर्णन जहां जहां पर काटेंगे, है नहीं, तो उस भाग में हमारा sin x की वैल्यू क्या होती रहेगी, 1/2 होती रहेगी। ऐसी इस रेखा पर घूर्णन होते होते, है नहीं, जितने घूर्णन होते रहेंगे
तो ये घूर्णन करते करते ये जो घूर्णन रेखा है वो इस रेखा को जहाँ जहाँ पर काटेगी वहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या लिखा, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल सभी घूर्णनों के द्वारा प्राप्त मानों को क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, इसे पूर्णांक n के द्वारा प्राप्त व्यंजक में लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का जो व्यापक हल है उसे पूर्णांक n के द्वारा प्राप्त व्यंजक के रूप में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, जहां, ठीक है, और n क्या है पता है आपको, पूर्णांक है। अब पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अर्थात जो कोण के घूमने की दिशा है वो ये डायरेक्शन भी हो सकती है और ये डायरेक्शन भी हो सकती है। अर्थात कोण के घूमने की दिशा हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अर्थात हर रोटेशन की वैल्यू को कौन इंडिकेट करेगा, इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये 2 टॉपिक आपने नोट करने हैं। तो अब हम आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य हल कैसे निकालते हैं, वो तो आपने सीख लिया। वो केवल हमको किसके अंदर ढूंढने हैं, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है, अर्थात केवल पहले 4 चतुर्थांशों के अंदर, वो हमारा मुख्य हल होगा। ठीक है, व्यापक हल के लिए हम क्या करेंगे, पूरा घूर्णन आगे को कहाँ कहाँ पर होते होते हमको क्या दे देगा, उस वैल्यू को देगा। वो हमने सब के सब जो हल निकलेंगे वो किसके अंदर निकलेंगे, व्यापक हल। तो व्यापक हल में हम किसका प्रयोग करेंगे, पूर्णांक n का प्रयोग करेंगे। जो n होगा वो रोटेशनों के नंबर को इंडिकेट करेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक कि हम व्यापक हल को कैसे निकालते हैं। मुख्य हल निकालना बड़ा आसान है, बट जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है, व्यापक हल। ठीक, चले अब आते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल। तो पहला हल हम लेते हैं साइन x बराबर 0 के लिए, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो साइन x बराबर 0 का व्यापक हल क्या निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले भी बन जाएंगे और इसको नोट भी रखना है, 0 वाले। ठीक, तो आपने देखा होगा साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। आपने देखा होगा साइन की वैल्यू जो 0 आती है इस क्षैतिज रेखा पर आती है, अर्थात इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी साइन की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी घूर्णन के दौरान। क्यों, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए x बराबर क्या आया, 0 आ गया। फिर उसके बाद घूम के पाई पर चली गया ये एंगल, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या हुई, 0 हो गई। ठीक, फिर घूम के दोबारा यहाँ चले गया, तो दोबारा यहाँ पर आ गया, तो कितना घूम गया, यहाँ से लेकर के घूम के 2 पाई हो गया। तो साइन 2 पाई पे भी वैल्यू क्या हो गई, 0। 2 पाई के बाद फिर घूमा, कितना घूमा, अरे 0 पाई 2 पाई फिर 3 पाई, साइन 3 पाई पर भी वैल्यू क्या होगी, 0। फिर एक राउंड और घूम गया, देखो यहाँ तक का, देखो पाई पाई के चल रहे हैं टुकड़े, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई चल रहा है। तो इस हिसाब से जो सीरीज चलते रहेगी वो कहाँ तक चलेगी, क्योंकि मेरे को अब देखिए ये इस साइन एक्स बराबर 0 का अगर मैं मुख्य हल पूछूं तो मुख्य हल कितना आएगा, 0 से लेकर के 360 के बीच में, बंद अंतराल है ना। तो मुख्य हल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आई, एक 0 आ गया, एक पाई आ गया, एक 2 पाई भी आ गया। क्लियर, तो साइन एक्स का मुख्य हल कितने हल मिलेंगे, 0 पाई और 2 पाई, 3 हल मुख्य हल मिल गए। अब व्यापक हल में 0 भी है, 2 पाई भी है, 3 पाई भी है, 4 पाई भी है नहीं, 5 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा। तो ऐसे ये घूमते घूमते हमने क्या कहा था कि व्यापक हल को किस में दिखाते हैं, घूर्णनों को दर्शाते हैं ना, क्यों घूर्णनों के सारे संभावित मान दिखाएंगे। तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो घूर्णन है उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, पूर्णांक किसके द्वारा, n के द्वारा निरूपित करेंगे। तो 0 पाई, अरे 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई। तो ऐसी जब घूमते रहेगा n चक्कर लगाएगा, तो इसका मतलब कहाँ तक का हो गया है, n पाई हो गया। कहाँ तक घूमेगा, n पाई, अरे n कोई भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक प्लस इनफाइनाइट को भी चले माइनस इनफाइनाइट को भी चले। तो इसलिए साइन x बराबर 0 का व्यापक हल हमको मिल गया। क्या मिला, व्यापक हल
x बराबर क्या हुआ, n पाई हो गया, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, एक पूर्णांक है अर्थात z है। ये n पॉजिटिव रोटेशन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सब चीज को दिखा दिया इसने, क्योंकि हमने फॉर्मूला बना दिया 0 पाई है नी, अरे प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस n पाई। तो n की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इसलिए n को मैंने क्या कह दिया, एक पूर्णांक कह दिया। क्लियर है? ठीक। तो पहला हमारा जनरल सॉल्यूशन किसका निकल गया, साइन x इक्वल 0 का निकल गया। अब आते हैं दूसरा जनरल सॉल्यूशन, कॉस x बराबर 0 का लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब कॉस x में 0 वैल्यू किस किस की होती है, ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए, कॉस की जो 0 वैल्यू होती है 0, ये π/2 है, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हुआ। तो कॉस की 0 वैल्यू पहले कहाँ पर आएगी, π/2 पे 0 होगी। देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 270 की वैल्यू भी क्या हो गई 0, कॉस 3π/2 की वैल्यू भी 0, तो लिखते भी रहते हैं। तो x की पहली वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, π/2, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी कॉस की, 3π/2। आप निकाल के देखिए वैल्यू को, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो सीधे सीधे निकल जाती है वैल्यू रख के। कॉस 3π/2 की वैल्यू भी 0, अर्थात इस लाइन पर जो भी वैल्यू आएंगी कॉस की, अब क्या बनेंगी, 0 बनेंगी। इस वर्टिकल लाइन पर जो खड़ी वाली रेखा है ना, अर्थात ये π/2 और 3π/2 को मिलाने वाली रेखा पर कॉस की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी अब आपको, 0। तो कॉस 90 π/2 0, 270 3π/2 भी 0। फिर घूम के यहाँ पर आ गया, तो कितना बन जाएगा 5π/2, कॉमा फिर घूमा, कितना बन गया 7π/2। अरे ये तो चलते रहेगा आगे को ये। तो ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएगा, जैसे ये n पाई तक गया, तो ये कहाँ तक जाएगा, इसका पता लगाने के लिए देखिए 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो इसका मतलब जो नंबर चल रहे हैं वो विषम चल रहे हैं, अर्थात एक विषम गुणज चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए 1 पाई, 1 के बाद 3 पाई, 3 के बाद 5 पाई, 5 पाई के बाद 7 पाई, तो एक विषम गुणज बन रहा है ना पाई का एक विषम गुणज है। तो विषम गुणज बनाने के लिए हम क्या बना देंगे, 2n। n अगर क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का डबल हमेशा क्या होगा, सम होगा। उसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, विषम बन गया। अरे 2n+1 विषम बन गया। इनटू क्या हो गया, π/2 हो गया। अब आप इसमें वैल्यू रख के देखिए, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो π/2 बनेगा। देखिए n की वैल्यू 0, अरे 2n हमारा सम हो गया ना, n हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक का दुगुना सम, सम में एक जोड़ेंगे तो क्या बन गया, विषम गुणज बन गया। किसका, π/2 का। देखिए ये क्लियर। तो 0 रखेंगे तो π/2 बनेगा। देखिए n की वैल्यू 0 रखी क्योंकि पूर्णांक है, 0 रखा तो कितना बना, π/2। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3π/2, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 5π/2, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, 7π/2 निकलने लग गया। ठीक, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर क्या मिला, cos x बराबर 0 का व्यापक हल मिल गया। का व्यापक हल x बराबर क्या बन गया, 2n+1 इंटू π/2 मिल गया। तो इसको भी आपने नोट रखना है। और जहां पर n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, एक इंटीजर है, अर्थात एक पूर्णांक है। ये प्लस को भी हो सकता है, ये प्लस माइनस π/2 भी हो सकता है, प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2, अर्थात ये जो रोटेशन है ये ऐसे रोटेशन में भी हो सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ऐसे रोटेशन में भी तो इस लाइन को काटेगी वो घूर्णन, बस। ठीक, तो cos x बराबर 0 का भी आपने पढ़ लिया, तो इनको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरी वैल्यू। तीसरा हम व्यापक मान हम लेते हैं, ये हमारा है तीसरा, 10x बराबर 0 का है। अब 10x बराबर 0 का लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए x बराबर, अब 10 की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है, अब मौखिक निकालेंगे। चलो निकालते हैं, चित्र से कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपके समझने में भी आसानी होगी। 0 π/2 पाई 3π/2, तो 10 0 की वैल्यू पहले 0 हो गई। अब 0 के बाद कहाँ पर आएगी, पाई पर। 10 180 की वैल्यू भी 0 होती है। फिर उसके बाद पाई आने के बाद 2 पाई पर भी 0 हो गई। फिर अरे
3 पाई पर भी 0 हो गई, अभी तो चेन बनती जा रही, फिर 4 पाई, ऐसी डैश क्या हो गया n पाई, ये तो सेम टू सेम साइन का ऐसा है, देखिए घूमते रहा, हुआ ना। तो इसलिए हमको क्या मिला, 10x बराबर 0 का व्यापक हल हमको क्या मिल गया, सीधे सीधे व्यापक हल x बराबर क्या मिल गया, n पाई मिल गया, ये जहां n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, इंटीजर, अर्थात पूर्णांक है। तो कोई टफ है, बहुत इजी सा टॉपिक है, तो इनको एक बार आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं चौथा। देखिए अब इसके बाद हम ये नहीं ले रहे हैं, देखिए कॉट एक्स बराबर 0 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि कॉट एक्स बराबर 0, सेक एक्स बराबर 0, कॉसेक एक्स बराबर 0, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कॉट किसका रिवर्स है, 10 का रिवर्स है। तो कॉट अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो उसको हम 10 में चेंज कर लेंगे, सेक एक्स बराबर आ गया तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, कॉस साइन में चेंज कर लेंगे ना। तो इसलिए इनका हम ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, मेन जो टॉपिक है वो किसके हैं, साइन, कॉस और टेन, इतना कर लेते हैं, तो बाकी अपने आप बाकी 6 के 6 कंप्लीट इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम लेते हैं फोर्थ जनरल सॉल्यूशन, ठीक। तो फोर्थ जनरल सॉल्यूशन में हम आते हैं, अगर आपको कहीं मिल गया साइन एक्स इक्वल साइन वाई मिल गया, साइन एक्स बराबर क्या मिल गया, साइन वाई टाइप के आपको अगर त्रिकोणमितीय समीकरण मिल गए, तो इनका व्यापक हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल साइन वाई, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो हम करेंगे क्या, इस x और y का एक ऐसा मान निकालना है जो इन इक्वेशनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो x और y के मध्य में रिलेशन निकालना है, अर्थात इस समीकरण को हल करना है, ठीक। तो हम इसके लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये मेथड है, ये प्रोसेस है, ठीक है। फॉर्मूला निकाल लें, इसलिए साइन एक्स बराबर में ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस साइन वाई इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज साइन ए माइनस साइन बी, या सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल क्या हो गया, 0 होता है। क्यों, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला ये तो हुआ, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, क्योंकि दो तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन बनेगी, यदि कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 0, तो इसका मतलब कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। बताइए क्यों, क्योंकि आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, बिकॉज कॉस x बराबर यदि 0 है तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, x इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, फॉर्मूला नंबर, व्यापक मान नंबर दूसरा अभी हमने बनाया हुआ था। देखिए कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2 है ना, तो कॉस एक्स बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा व्यापक मान में, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, सो x इक्वल हमारी क्या वैल्यू बन गई, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस y बन गई हमारी वैल्यू। तो x की मेरी पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरी वैल्यू। अब हो सकता है cos x बराबर 0 हो सकता है दूसरा मान क्या है, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 भी तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या बनाएंगे, यदि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल 0 है, तो इसका व्यापक मान आपने निकाला हुआ था, देखिए क्या था, साइन एक्स बराबर 0, तो x इक्वल क्या लिखा हुआ था हमने, n पाई लिखा हुआ था, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, व्यापक मान हमने निकाला था ना पहला वाला। तो यहाँ पर x की वैल्यू कौन ले जा रहा है, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सो x माइनस वाई इक्वल 2n पाई। सो x इक्वल क्या आ गया, 2n पाई प्लस वाई। ओहो, ये तो बड़ा जबरदस्त बन गया। तो इसका मतलब एक वैल्यू मेरी x की ये आई और एक वैल्यू मेरी x की ये आ गई। तो x के इसका मतलब यदि साइन x बराबर साइन y है तो उसका व्यापक मान या तो समीकरण नंबर 1 से निकलेगा या समीकरण नंबर कहाँ से निकलेगा, 2 से निकलेगा उसका व्यापक मान। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम समीकरण नंबर 1 लगाएं कि समीकरण नंबर 2 लगाएं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन समझ लो, समीकरण 1 और 2 को मिला के एक संयुक्त समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन लिख लोगे आप, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दिया मैंने, इसका रीजन तो लिख लोगे ना। ठीक, तो मैं कर क्या रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 व 2 से इन समीकरण नंबर 1 व 2 को एक ही प्रोसेस में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिससे ये दो इक्वेशन है हमारे एक ही फॉर्मेट आ जाए, अर्थात 2 in 1 हो जाए। अरे 2 है, 2 को कंबाइन करके एक यूनिक इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने लिखा x इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई, प्लस लिख दिया क्योंकि यहाँ प्लस में आया है तो यहाँ का माइनस हटा के मैंने क्या लिख दिया, प्लस। अब माइनस साइन लाने के लिए मैंने -1 कर दिया कि पावर मैंने क्या कर दिया 2n प्लस 1 इंटू वाई। अभी समझाएंगे। ठीक, अब दूसरी वाली इक्वेशन को लिख दिया x इक्वल 2n पाई, 2n इंटू पाई, ठीक हो रहा, 2n इंटू पाई प्लस -1 की पावर 2n इंटू वाई लिख दिया। अब बताइए क्यों लिखा, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है कि n जो है, यहां पर लिखता हूं, ठीक है, रीजन, बिकॉज n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, z है, n एक पूर्णांक है। ठीक है, n अगर एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का दुगना क्या होगा, 2m क्या होगा, अरे 2 इंटू n क्या होगा, सम। अरे किसी भी पूर्णांक को यदि 2 से गुणा करोगे तो वो कैसा पूर्णांक मिलेगा आपको, एक सम पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो 2n मेरा सम हो गया, इसलिए 2n प्लस 1 क्या होगा, 2n प्लस 1 क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अगर n एक पूर्णांक है तो उसका दुगना 2n क्या होगा, सम होगा, और 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, मेरा विषम हो जाएगा। तो मैंने किया कुछ नहीं, इस माइनस को मैंने ऐसे लिख दिया। देखिए अब आपको पता है कि 2n प्लस 1, अरे किसी भी नंबर का दुगना सम हुआ, सम संख्या में एक जोड़ोगे तो विषम हो गया। अब दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट एक ही बन गया, देखेंगे कैसे, 2n प्लस 1 इंटू पाई, वही तो सेम आ गया। अब -1 की पावर अगर विषम वैल्यू है तो -1 की पावर विषम क्या देगा, -y दे देगा। देखिए क्लियर। दूसरे वाले में 2n क्या है, सम है, तो -1 की पावर 2n सम है, तो सम -1 की घात सम क्या देगा, +1, तो +1 इंटू वाई, प्लस वाई दे दिया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। तो मैंने क्या किया, अतः अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिखता हूं, अतः x बराबर, अब एक चीज बताइए, जो पूर्णांक होते हैं वो दो ही पार्ट में डिवाइड होते हैं, या तो पूर्णांक सम होंगे या पूर्णांक क्या होंगे, विषम होंगे। बताइए, या तो पूर्णांक सम होगा या पूर्णांक क्या होगा, विषम होगा। तो इनके लिए मैंने क्या कह दिया, n पाई कह दिया, प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ये मेरा x के लिए क्या निकल गया, साइन x इक्वल साइन y के लिए व्यापक मान निकल गया, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, z है, अर्थात n का मान यदि एक पूर्णांक है, ठीक है, अब पूर्णांक है तो या तो पूर्णांक सम होगा या क्या होगा, विषम होगा। अगर सम होगा तो कौन सी वाली कैलकुलेशन दे देगा, नीचे वाला कैलकुलेशन दे देगा ऑटोमेटिक। अगर n का मान विषम होगा तो 2n प्लस 1 वाली कैलकुलेशन दे देगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को मैंने कंबाइन करके क्या लिख दिया, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। क्यों, क्योंकि 2n प्लस 1 विषम है और 2n सम है, तो सम और विषम संख्याएं मिलके क्या बन जाती हैं, एक पूर्णांक बन जाते हैं। तो ये सम, ये विषम है, ये सम है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, एक पूर्णांक बन गया। तो कोई टफ है नहीं है, और जीरो आएगा तो जीरो तो सम के अंदर ही आ गया। क्लियर। तो साइन x बराबर साइन y का व्यापक मान क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको साइन x बराबर साइन y फॉर्मेट दिख जाए तो वहां पर अगर आपको x की अगर वैल्यू निकालनी है तो उस वैल्यू को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर।
तो फोर्थ फॉर्मूला नोट हो जाएगा। तो इसको एक बार नोट करिए, ठीक, और अच्छे से एक बार समझिए। हमने किया कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व नहीं किया, बल्कि दोनों इक्वेशनों का हमने 2 in 1 बना दिया, अर्थात दो इक्वेशनों का एक संयुक्त इक्वेशन हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ठीक, चलिए अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, cos x बराबर cos y के लिए। ठीक है, तो cos x बराबर cos y है, प्रोसेस सेम है, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो क्या बन जाएगा, सो cos x माइनस cos y इक्वल क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला या cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल क्या हो गया, 0। तो ये फॉर्मूले याद है आपको, तो याद होनी चाहिए, सबको याद हो गए होंगे ना। cos x माइनस cos y इक्वल क्या होगा, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब -2 मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 है। तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन बनाएंगे, यदि साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 0 हुआ तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई। कैसे, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, बिकॉज साइन x बराबर क्या हुआ, 0, तो x इक्वल क्या हो जाता है, n पाई। अरे व्यापक मान आपने पढ़ा था, साइन x बराबर 0 है तो x इक्वल n पाई, और यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, x प्लस वाई अपॉन 2 कर रहा है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल n पाई। सो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, इसको डबल कीजिए तो क्या आ गया, 2n पाई। क्लियर, सो x की वैल्यू मिल गई मेरे को, x इक्वल क्या बनेगा, 2n पाई माइनस वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहला हमको x का मान मिल गया। अब दूसरा मान यहां से भी तो मिल सकता है, तो दूसरी कंडीशन क्या निकालेंगे, यदि साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल 0, तो इसलिए फिर से वही बन गया, साइन x बराबर 0, साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। तो x का कोई स्थान यहाँ पर कौन ले रहा, x माइनस वाई अपॉन 2 ले रहा, तो इसलिए x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल क्या हो गया, n पाई। यही फॉर्मूला लगाया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस वाई इक्वल 2n पाई। कोई फर्क पड़ा, बस हमने किया क्या, दो को क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, सो x इक्वल क्या हो गया, 2n पाई, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस वाई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे क्या, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से, अब सबसे 1 व 2 से, सॉरी, समीकरण नंबर 1 व कहाँ से, 2 से। देखिए x दोनों तरफ सेम है, 2n पाई यहाँ भी है, 2n पाई यहाँ भी है, तो कोई सम और विषम का झोलझाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर माइनस वाई है तो यहाँ पर प्लस वाई है, तो वाई यहाँ भी आया यहाँ भी आ गया, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस वाई कर देंगे। ठीक, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, z है, पूर्णांक है। क्लियर, तो cos x बराबर, अगर आपको कहीं पर भी cos y टाइप का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया तो उसके लिए व्यापक मान निकालने में x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 2n पाई प्लस माइनस वाई करके आप निकाल लेंगे। तो बहुत आसान सा आपका cos x इक्वल cos y का सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो इसको भी एक बार अच्छे से नोट करना है, ठीक है, और याद भी होने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आइए अब लास्ट व्यापक मान का फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलिए, अब लास्ट व्यापक मान है 10x इक्वल 10y है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम टाइप होगी, पता है क्या, ये 10x अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो 10x माइनस 10y के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इस 10 को साइन कॉस में बदल देते हैं, मज़ा आ जाएगा। सो 10 इक्वल x इक्वल क्या होगा, साइन x अपॉन क्या हो गया, कॉस x इक्वल, इस 10y को कैसे तोड़ देंगे, साइन y अपॉन कॉस y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, साइन x इंटू कॉस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, कॉस x इंटू साइन वाई। ये लीजिए, बन गया, कोई फर्क पड़ा, 10 को साइन कॉस में बदला और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस बन जाएगा। सो साइन x इंटू कॉस वाई इक्वल क्या हो गया, कॉस x इंटू साइन वाई हो गया। ठीक,
अब ये वैल्यू, अरे सॉरी, ये इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस इक्वल क्या बन जाएगा, 0 बन गया। ओहो हो, ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गई यहाँ पर, आ गया ना क्वेश्चन में ट्विस्ट। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओहो, अब तो याद होना चाहिए फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन एक्स माइनस वाई का बन गया। देखिए बड़ा जादू चीज हो गई यहाँ पर, क्यों, यही तो इसमें मैजिक है कि एक प्रोसेस हमारा, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले में बन गया। अरे साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल 0। आहा, अब तो और इंटरेस्टिंग चीज हो गई। देखिए क्या, बिकॉज साइन एक्स इक्वल 0 है तो एक्स इक्वल क्या हो जाता है, एन पाई ओ। तो बहुत इजी टाइप हो गया। तो यहाँ पर x का रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, x माइनस वाई। सो x माइनस वाई इक्वल क्या बन गया, एन पाई बन गया। ठीक है, अब ये y इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सो x इक्वल क्या बन गया, एन पाई प्लस वाई, है नी, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हमारा एक व्यापक मान बन गया, किसके लिए, 10x बराबर 10y के लिए हमारा व्यापक मान का एक पूरे का पूरा शुद्ध फॉर्मूला बन गया। x इक्वल एन पाई प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे कितने व्यापक मान के फॉर्मूले हो गए, 6 व्यापक मान के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब बाकी फॉर्मूले बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे अगर कॉट एक्स इक्वल कॉट वाई आ गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, कॉट को 10 में बदल देंगे तो 1/10x इक्वल 1/10y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम फिर के क्या आ जाएगा, 10x इक्वल 10y आ जाएगा। लीजिए, तो कर सकते हैं इसको, अरे कॉट को 10 में बदल देंगे, है नहीं। अगर कॉसेक एक्स इक्वल कॉसेक वाई आ गया तो 1/cos x बराबर 1/cos y, बज गुणा कीजिए तो cos x बराबर cos y। अगर कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक वाई आ गया तो कॉसेक एक्स और कॉसेक वाई को किसमें चेंज कर देंगे, 1/sin x बराबर 1/sin y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x बराबर sin y आ जाएगा। क्लियर। तो मेन जो है हमारे 6 व्यापक मानों के क्या है, फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों को आपने ढंग से समझना है और इन फॉर्मूलों के द्वारा हम किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये 6 के 6 फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल सटीक। ठीक है, और चिन्ह में भी मिस्टेक नहीं करनी है, जहाँ पर जैसा वैल्यू है शुद्ध रूप में उसको वैसा ही आपने क्या करना है, नोट करना है। ठीक, तो एक बार सभी बच्चे इसको समझते हुए नोट करेंगे, ठीक है, और याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके आधार पर हम एक्सरसाइज 3.4 नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक।